हेलो स्टूडेंट। सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट वीडियो। ऑलरेडी मैंने और भी चैप्टर के रिलेटेड वन शॉट वीडियो प्रोवाइडेड किया है। सो अगर आपको वो भी चैप्टर्स के वीडियोस देखने तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो आप सबसे पहले अगर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहिए। बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियोस देख सकते हो। और वही चैप्टर के रिलेटेड जो नोट्स रहेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी हम नोट्स डालेंगे आपको वो भी यूज़फुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 6 केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स से पहले हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ क्या है, इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। सो केमिकल काइनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर विच अफेक्ट देम। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी केमिकल होता है या कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसका हमें रेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने जो लास्ट वीडियोस में देखा था थर्मोडायनामिक चैप्टर। सो थर्मोडायनामिक से हमें क्या पता चलता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन, ग्रेफाइट या कोई भी मैं बोलती हूँ मेरे पास है फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है। अब मुझे देखना है ये कार्बन को मैं डायमंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ या नहीं, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं। सो ये हमें पता चलेगा थर्मोडायनामिक से कि आपका रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हमें से कहाँ से पता चलती है, थर्मोडायनामिक से। बट अभी हमें ये तो पता चल गया कि चलो कार्बन से मैं डायमंड बना सकती हूँ, ये हमें थर्मोडायनामिक से पता चल गया। बट हमें क्या पता होना चाहिए कि कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये रिएक्शन का रेट क्या है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। अदरवाइज हम कार्बन ले लेंगे, डायमंड में कन्वर्ट करने लग गए, सबने बोला चलो कार्बन से डायमंड बन रहेगा, डायमंड बनाते, बट हमें रेट भी तो मालूम होना चाहिए ना। सो ये कन्वर्जन अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे करते हैं तो 10⁻13 ईयर्स लगते हैं। सो ये रेट भी हमें पता होना चाहिए कि इतना टाइम लगने वाला है। सो कोई भी रिएक्शन होने से पहले वो रिएक्शन का रेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिसिन की भी बात करें, सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे हेडेक है, सो हम क्या करेंगे, हेडेक की गोली लेंगे। सो वो हेडेक की गोली जो मैं लेती हूँ वो बॉडी में जाने के बाद क्या तुरंत गायब हो जाएगा कि मेरा हेडेक दर्द होना कम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ समय बाद वो रिएक्शन अफेक्ट करने लगता है। सो वो रिएक्शन कितने समय के बाद बॉडी में होने वाला है वो रेट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो कोई भी केमिकल आप ले लो उसका रेट जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो रेट के बारे में हमें थर्मोडायनामिक से पता नहीं चलता, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, केमिकल काइनेटिक्स से। क्लियर। सो कोई भी रिएक्शन का रेट के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, केमिकल काइनेटिक्स। सो हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन तो पता चलेगा, साथ में वो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंजेस होगा, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अफेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये सारा हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर एवरीवन। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन से हमें पता क्या चलता है, इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब्स हाउ रैपिडली रिएक्टेंट आर कंज्यूम, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट जो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास है रिएक्टेंट ए, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है पी में,
तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट यूज हो रहा है और वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका रिएक्टेंट कितना इजीली कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम होना मतलब क्या, यूज होना। आपका रिएक्टेंट कितना इजीली कंज्यूम हो रहा है और वो कितना इजीली प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, मतलब बनता है ना। रिएक्टेंट क्या होता है, यूज होता है, मतलब कंज्यूम होता है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि आपका कितना इजीली रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितने रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितने रेट से प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? सो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, हाउ रैपिडली रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आपके जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है उसके भी डिफरेंट टाइप है। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। सो ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है, पी है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियली फॉर एग्जांपल अपने पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा ना। जब मैं स्टार्टिंग करूँगी रिएक्शन तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट तो जीरो रहेगा। सो समझो कि मेरे पास इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था C1, ठीक है। रिएक्टेंट कितना था, C1, और आपका प्रोडक्ट तब कितना रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा ना। आफ्टर सर्टन टाइम, यहाँ पर हमने इनिशियली टाइम क्या ले लिया, 0, ठीक है। यहाँ हम टाइम लेते हैं T1, आपका टाइम है T1, तब आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है C1, प्रोडक्ट का है 0, यस और नो। आफ्टर सर्टन टाइम, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका टाइम है T2, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, प्रोडक्ट में। जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना प्रोडक्ट का बढ़ेगा। सपोज यहाँ पर रिएक्टेंट यूज हो गया C1 में से अभी बन गया C2, सो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना हो गया, C2। C1 क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि पहले आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा था, अब रिएक्टेंट कम होने लगा तो अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। अब आपका प्रोडक्ट का भी तो कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉन्सेंट्रेशन है C, ठीक है। सो आपका प्रोडक्ट पहले 0 था, अब कितना बन गया, C। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ है वो देखो, इनिशियली था C1, फाइनल पे था C2, तो चेंज कितना हुआ है, C2 माइनस C1, फाइनल माइनस इनिशियल हम फाइंड आउट करते हैं ना। चेंज कैसे फाइंड आउट करते, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो हम क्या बोलेंगे, C2 माइनस C1। हम यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट के लिए भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 माइनस C1, अपन में क्या है, चेंज इन टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ है, T2 से T1, सो T2 माइनस T1, क्लियर। सो आपका ये क्या है, चेंज। तो चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा C, क्योंकि ये डेल्टा C मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टाइम को चेंज हो रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा T, क्लियर। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज मतलब क्या, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन टाइम मतलब क्या, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब रिएक्टेंट के लिए मैंने लिखा, आप सेम वे प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, C माइनस 0, क्योंकि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, फाइनल पे है C, इनिशियल पे है 0, तो आप क्या लिखोगे, C माइनस 0। टाइम क्या रहेगा, T2 माइनस T1, क्लियर एवरीवन। सो आप ऐसे कोई भी रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला
बहुत ही इजी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसको टाइम से जो चेंज हो रहा है उससे डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया है ए कन्वर्टिंग इनटू पी, तो आपका रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है पी। क्या होगा, रिएक्टेंट इट मीन्स वो यूज होगा, प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, इट मीन्स ए क्या होगा, कंज्यूम होगा, पी क्या होगा, फॉर्म होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है। सो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए मुझे किसके लिए लिखना है, इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट लिखना है। सो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट कौन सा है आपका ए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके चेंज की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा। तो डेल्टा मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अपन में क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। अभी यहाँ देखो मैंने यूज किया है माइनस, ये माइनस हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना, आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। इसलिए जब भी आप रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप रिएक्टेंट का लिखोगे तो ऑलवेज आप क्या साइन लोगे, माइनस साइन। क्यों माइनस, बिकॉज आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर है एवरीवन, यहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, अपॉन में टाइम लिख दिया। अब मुझे लिखना है पी का, सॉरी यहाँ पर है बी, सो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट है बी, तो अब मुझे क्या लिखना है कि आपका बी जो है प्रोडक्ट, उसका रेट क्या रहेगा, तो एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पर ये भी वैल्यू किस में रहेगी, स्क्वायर ब्रैकेट में, अपॉन में क्या रहेगा, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइन है, जब भी आप प्रोडक्ट का लिखोगे तो क्या साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन, बिकॉज आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना, रिएक्टेंट यूज हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट का लिखोगे तो प्लस साइन, रिएक्टेंट का लिखोगे तो माइनस साइन। क्लियर है एवरीवन, सो ये मेरा हो गया रिएक्टेंट के लिए, ये हो गया प्रोडक्ट के लिए। सो ओवरऑल मुझे अगर रिएक्शन का लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का एवरेज रेट क्या था, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट का। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट का एवरेज रेट इक्वल टू प्रोडक्ट का एवरेज रेट, इजी है। तो आपको जो भी रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट के लिए माइनस और उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्लस, उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में तो चेंज इन टाइम ही रहेगा, और यहाँ पर चेंज जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा। क्लियर, सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो अभी। सो ये तो हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। अभी देखो, अभी जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया उसमें मुझे क्या पता चल रहा था कि मेरा टाइम t1 था, तब क्या था, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, फिर फाइनल टाइम हो गया t2। सो t2 के टाइम पे मेरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट इन बिटवीन दैट t1 से t2 जो आपका टाइम चेंज हो रहा है, उसके बीच में कितना रिएक्शन रेट चेंज हुआ है, उसमें आपका रिएक्टेंट का रेट कितना कम हुआ, कितना प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज हुआ, वो अगर हमें पता करना है तो वो तो नहीं पता चलेगा। सो वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। क्लियर, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका कितना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम किससे करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। एवरेज से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले मेरा क्या था, फाइनल पे क्या है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज। बट अभी हमें एवरेज नहीं चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी, इंस्टेंटेनियस। क्लियर एवरीवन, सो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेती हूँ तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
कोई जो है कार लेके जा रहा है, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है। सो उसने क्या किया, पर आवर फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। पर आवर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर। अब क्या हुआ, वो थोड़ा स्पीड किया अपना कार चलाना, तो उसको पुलिस हवलदार ने पकड़ लिया। तो क्या होगा, अभी पुलिस हवलदार ने पकड़ा, उसको क्या बोला कि तेरा स्पीड था 100 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको देना पड़ेगा चालान। तो वो क्या बोलेगा, अगर मैंने 100 किलोमीटर स्पीड से चलाया है तो पर मेरा पर आवर तो 50 किलोमीटर ही ट्रैवल हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, वो आपका एवरेज है कि आपने पर आवर 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इंस्टेंटेनियस, ये टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, ईच एंड एवरी पॉइंट, अभी आपका रेट क्या है, अभी आपका स्पीड क्या है। एवरेज मतलब क्या, ओवरऑल स्पीड क्या था। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस की। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ग्राफ का यूज करते हैं। सो यहाँ पर है आपका रिएक्टेंट ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में। अभी यहाँ पर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया है, सबका ध्यान इधर। सो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए भी ड्रॉ किया है, प्रोडक्ट के लिए भी। अब कैसे ड्रॉ किया है, सो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ले लिया है टाइम, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। सो मुझे बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट यूज हो रहा है मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो देखो यहाँ पर ग्राफ कैसा मिला है हमें, कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कर्व देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। क्यों, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम इंक्रीज हो रहा है पर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, सो यहाँ पर ये है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और ये है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपको ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मिल रहा है, सबको क्लियर है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है देखो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। क्लियर एवरीवन। तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया, ये रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका स्लोप निकालोगे, यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे ग्राफ से, तो आपको जो भी स्लोप का वैल्यू मिलेगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, आपका रेट का वैल्यू। आपका जो भी स्लोप वैल्यू आपको मिलेगा वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट का वैल्यूज ले लूँगी और स्लोप निकालूंगी। स्लोप तो सबको निकालने आता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x करके। सो हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप का वैल्यू जो भी मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम भी है। तो एक्स एक्सिस से टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस से मुझे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू मिल जाएगा। सो C2 माइनस C1 करूँगी, T2 माइनस T1 करूँगी, फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कर दूंगी, यहाँ पर टाइम का भी माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेट का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ या ना, रिएक्टेंट के लिए मैं फाइंड आउट करती हूँ, यहाँ पर माइनस ले लूँगी, तो स्लोप से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगा, रेट का। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है ये दो पॉइंट के बीच में, तो वो भी मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसीलिए हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस ग्राफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राफ। और ग्राफ से हम कोई भी पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम आपका प्रोडक्ट के लिए भी होगा। सो ये मेरा स्लोप है, तो ये पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो स्लोप का वैल्यू मुझे क्या देगा, रेट का वैल्यू, यस और नो। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कोई भी दो पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसीलिए हम ग्राफ का यूज़ करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब उसको लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया ग्राफ की बात। अब अगर उसे हमें लिखना है, डिनोट कैसे करेंगे। सो अभी मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हमने देखो एकदम बाजू बाजू में लिए, नज़दीक लिए,
तो चेंज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। एवरेज में क्या करते थे, स्टार्टिंग का लेते थे, एंडिंग का लेते थे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज था वो भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हम क्या यूज करते थे, डेल्टा। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डी। तो डी क्यों यूज करें, बिकॉज यहां पर जो भी चेंज है वो कैसा है, स्मॉल। क्लियर एवरीवन। तो हम रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। सेम वहां पर हम डेल्टा लिखते थे, यहाँ पर उसको हम डी से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब एज इट इज। अब मुझे बी का लिखना है, बी क्या है, मेरा प्रोडक्ट, वो फॉर्म होने वाला है, तो साइन क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव साइन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर अभी चेंज जो है वो स्मॉल है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, डी। क्लियर। अब मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट। सो स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी ये तो हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर वो तो बहुत ही इजी था ना, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट भी देखो 1 1 था, तो हम इजीली रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते। बट अगर मेरे पास ऐसा रिएक्शन है, देखो यहाँ पर, जिसमें कोएफिशिएंट 1 नहीं है, रिएक्टेंट का देखो ए और बी रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है सी, तो सी मेरा प्रोडक्ट है, ए और बी मेरा रिएक्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट क्या है, 1, बी का क्या है, 3, सी का कोएफिशिएंट है 2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। तो अगर मुझे ऐसे रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, 1 3 2 जो कोएफिशिएंट है उसका मतलब क्या है। सो अगर आप मैं 1 मोल ऑफ ए लूंगी तो मुझे 3 मोल ऑफ बी लेना पड़ेगा ना। देखो ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी है मेरा प्रोडक्ट, बराबर है। सो अगर मैं 1 मोल ऑफ ए लूंगी तो उसके साथ मुझे बी कितना लेना पड़ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ए। जितना भी मैं ए लूंगी उसका 3 गुना मुझे लेना पड़ेगा ना बी, बिकॉज वो 3 मोल ऑफ बी लगेगा मुझे। तो अगर मैं 100 मोल ऑफ ए लूंगी तो मुझे बी कितना लेना पड़ेगा, 300, बिकॉज 3 गुना 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सेम वे अगर मैं ए का रेट ऑफ रिएक्शन है माइनस डी ए अपॉन डी टी, बराबर, इसका मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है, माइनस साइन, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन डी टी, बराबर। तो ये हो गया ए का। अब मुझे किसका लिखना है, बी का। सो जो भी बी का रिएक्शन रेट रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा ए का। जो भी ए का रहेगा रिएक्शन का रेट, सपोज रेट ऑफ रिएक्शन ए का है 1, तो बी का क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ ए ना, 3 गुना हो जाएगा, यस और नो। इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ए का जो था बी को हमने उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर एवरीवन। सो बी का क्या हो जाएगा, -3 डी बी अपॉन डी टी। अब सी कितना बन रहा है, तो जितना ए था उसका डबल, तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो हम क्या बोलेंगे, सो आपका जो भी डी बी का क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी, 3 टाइम्स ऑफ डी ए अपॉन ए, क्योंकि आपका बी क्या है, 3 गुना है ना ए को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू -3 डी ए अपॉन डी टी, यस और नो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है। सो यहाँ पर देखो आपका कोएफिशिएंट क्या है, ए का है 1, बी का है 3, सी का है 2। सो यहाँ पर देखो हर एक का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था जिसमें देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कोएफिशिएंट कैसा था, सेम था। तो अभी ऐसे रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखो पहले मैं ए का लिखूंगी, ए क्या है मेरा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का क्या होगा, माइनस साइन, ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए,
इंस्टेंटेनियस की बात कर रही हूँ तो डी लिखूंगी, अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम मतलब डी टी, यस और नो। अब मुझे लिखना है बी का, सो बी का मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखो सब लोग। सो बी मेरा क्या है, जितना मेरा ए लूँगी उसका 3 टाइम्स। अगर मैं ए लेती हूँ 100 मोल तो मुझे बी कितना लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि वो 3 गुना है ना, तो मुझे 300 मोल लेना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, जो भी आपका बी का रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो 3 टाइम्स ऑफ ए का रहेगा, यस और नो। सो जो भी बी का रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन वो 3 गुना रहेगा ना ए का। तो यहाँ पर मैं बी के लिए क्या लिख सकती हूँ, तो ये तो ए के लिए लिख दिया। अभी बी क्या है आपका प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ये किसको इक्वल टू है, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ ए, और ए का क्या था माइनस डी अपॉन डी टी। तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं कि माइनस डी बी अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए। क्लियर एवरीवन। अब मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है मेरा सी, तो सी के लिए क्या होगा, वो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इक्वल टू, अब ये कितना बन रहा है 2 टाइम्स, जितना ए था उसका 2 गुना, डबल बन रहा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, डी सी अपॉन डी टी इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस डी ए अपॉन डी टी, हाँ या ना, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, यस और नो। तो ये हो गया आपका ए का रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का, यस और नो। अभी यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, सो ये तो आपका ए का हो गया इक्वल टू, अब मुझे अगर बी का लिखना है तो मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो माइनस 1/3 हो जाएगा, तो माइनस 1/3 डी बी अपॉन डी टी, यस और नो। माइनस डी ए अपॉन डी टी का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं 3 को यहाँ पर लेके जाऊंगी, यस और नो। तो माइनस डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 डी बी अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, अब मुझे सी के टर्म्स में लिखना है, तो माइनस डी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी डिवाइड में चला जाएगा, सो 1/2 डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, यस और नो। क्लियर है सबको। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। क्लियर एवरीवन। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखोगे। सो जो भी कोएफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर देने का, जैसे कि इसका कोएफिशिएंट है 1 तो एज इट इज रहेगा, अभी इसका कोएफिशिएंट है 3 तो आप क्या कर दोगे, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना 1/3 लिख दोगे। इसका कोएफिशिएंट है 2 तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। क्लियर एवरीवन। सो अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आप क्या याद रखोगे, सो डायरेक्ट यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ सी। रिमेंबर दैट जब भी रिएक्टेंट का लिखोगे माइनस साइन, प्रोडक्ट का लिखोगे प्लस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रेट लॉ। सो रेट लॉ क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। सो केमिकल काइनेटिक, सो ये आपका केमिकल काइनेटिक का ही वापस डेफिनेशन है। सो रेट लॉ जो होता है वो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन in terms of concentration of reactant। अब इसका मतलब क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। सो आप जो भी रेट लो जब भी लिखते हो तो रेट लो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाता है। सो क्या बोला मैंने, जब भी आप कोई भी रिएक्शन का रेट लो लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए लिख सकते हो, प्रोडक्ट के लिए नहीं। अभी तक जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे रिएक्टेंट के लिए भी लिखते थे, प्रोडक्ट के लिए भी लिखते थे, बट रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए लिखेंगे,
ओनली फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कैसे लिखेंगे वो देखो। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रिएक्शन A ऑफ A प्लस B ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू C ऑफ C D ऑफ D। अब ये मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। अब ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, कोएफिशिएंट है। सो a का कोएफिशिएंट है a, b का है b, ठीक है। सो अभी मुझे लिखना है रेट लो। सो रेट लो हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, तो रेट लो इज प्रोपोर्शनल टू ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से रिएक्टेंट है, एक है रिएक्टेंट A और एक है रिएक्टेंट B। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ पावर में, सो पावर में क्या है, x और y, a और b नहीं लिखना है। बहुत लोग क्या गलती करते पता है, रेट लो लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पावर में नहीं लिखना है। पावर में जो वैल्यू है x और y वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू। और ये हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग रहेगा x और y की वैल्यू। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन। सो उसके अकॉर्डिंगली आप x और y की वैल्यूज पुट अप करोगे। सो ये x और y आपका कोएफिशिएंट नहीं है, इसीलिए देखो रेट लो में मैंने क्या लिखा था, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन। मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट द्वारा ये वैल्यूज को डिटरमाइन किया जाता है, थियोरेटिकली ये वैल्यूज नहीं दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंटली x और y की वैल्यू दिया जाएगा आपको, और वही वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप करोगे और आपका रेट लो इक्वेशन फॉर्म होगा। क्लियर। सो हम क्या बोलेंगे, अभी हमें वैल्यू नहीं मालूम है तो a का पावर में x, y का पावर में b का पावर में y। सो x और y क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज। तो आपका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो रेट लो इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगी तो k यूज करेंगे कांस्टेंट। आपका बचेगा क्या यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू y। क्लियर। तो ये हो गया आपका रेट लो इक्वेशन। कैसे लिखोगे, सो जो भी रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दो और पावर में आपको वैल्यूज दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आप x और y। क्लियर एवरीवन। और ये x और y क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू। सो ये हो गया आपका रेट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका x और y की वैल्यू चेंज होती है तो रेट लो इक्वेशन कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेट इक्वेशन है, रेट इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू y। तो यही मैंने इक्वेशन लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। सो आपका रेट इक्वेशन क्या बनेगा वो चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो फर्स्ट मैंने क्या लिया, x और y का वैल्यू 1। सो यहाँ पर मैं x की वैल्यू भी 1 लिख दूंगी, y की वैल्यू भी 1 लिख दूंगी। तो आपका रेट इक्वेशन क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो यही बन जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपका रेट जो है वो लीनियरली a पे भी डिपेंड है, b पे भी डिपेंड है, यस और नो। अब मैंने क्या लिया वैल्यू, x का वैल्यू लिया 2, y का वैल्यू लिया 1। तो आपका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप x की जगह पर 2, y की जगह पर 1। तो आपका रेट इक्वेशन क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू 1। क्लियर। अब हमने क्या किया है, बहुत ईजी है, सिर्फ हम x और y की वैल्यू पुट अप करें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को डबल कर दिया है। तो आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन था उसको अभी हमने डबल किया है, b का कॉन्सेंट्रेशन हमने एज इट इज रखा है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा, 4 से। कैसे वो देखो। सो मेरा ये रेट इक्वेशन था, आपका x का वैल्यू 2 ही है, y का वैल्यू 1 ही है, बट अभी हमने क्या किया, a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया। तो आपका a का कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पर था वो अभी 2 टाइम्स हो गया, पहले a था, अभी 2 टाइम्स ऑफ a लिखेंगे क्योंकि हमने डबल कर दिया। उसका पावर क्या था 2, b एज इट इज है, तो आप b एज इट इज ही रखोगे, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b। समझ रहे हो हमने क्या किया,
एक्स और वाई का वैल्यू यही रखा है, अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर दिया है, तो अभी रेट क्या होगा देखो। तो आपको रेट क्या मिलेगा, रेट इक्वल टू के 2 का पावर 4, ए का स्क्वायर एज इट इज, बी का पावर 1। तो यहाँ पर देखो आपका वैल्यू क्या हो गया, 4 टाइम हो गया ना, ये जो इक्वेशन है उसमें 4 आ गया। इट मीन्स व्हाट, आपका रिएक्शन का रेट कितने से बढ़ गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। क्लियर एवरीवन। सो अगर आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा, जो आपका इनिशियल था उससे 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया है देखो, x का वैल्यू है 0, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे 0, तो आपका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू 0 b रेस टू 1। सो a रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू के b रेस टू 1। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो रेट है वो यहाँ पर देखो रेट इक्वेशन में आपको a का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, आपका रेट जो है वो a के कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। तो आप क्या बोलोगे, a से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। इट मीन्स व्हाट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन a के कॉन्सेंट्रेशन को इंडिपेंडेंट है। क्लियर एवरीवन। सो ऐसे आपका x और y की वैल्यू चेंज करने से रेट भी अफेक्ट होगा। क्लियर। सो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सो द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट मीन्स व्हाट, आप जो रेट लॉ इक्वेशन लिखते हो ना, उसमें क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर रहता है ना। तो यहाँ पर पावर है एक्स और वाई, तो जब मैं ये पावर का एडिशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही ईजी है। तो आप जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर रहेगा वो पावर को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी। अब मैं इसका रेट लिखूंगी तो रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट है ए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर आपका बी रिएक्टेंट, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अभी इसका कुछ ना कुछ पावर रहेगा, ए का पावर है एक्स, बी का पावर है वाई, तो एक्स और वाई को हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इजी। सो जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका जो भी पावर है उसको ऐड कर दिया तो आपको मिल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है रिएक्शन H2O2 कन्वर्टिंग इनटू वाटर प्लस O2। अभी इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या दिया है, देखो रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, H2O2 है आपका रिएक्टेंट में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब मुझे बताओ इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जो भी आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर है 1, तो ये रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। तो ये रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। सो जो भी रिएक्शन का पावर 1 रहेगा वो रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो जो भी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल हमने लिया है H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू HI। सो यहाँ पर आपके पास 2 रिएक्टेंट है। सो अभी हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अभी देखो दोनों का पावर क्या है, कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, मीन्स व्हाट 1 होता है। सो अभी दोनों को ऐड कर देंगे, सो ऑर्डर क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 2। तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। क्लियर एवरीवन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स क्या रहेंगे। सो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, सो द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड।
सो हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू। क्यों एक्सपेरिमेंटली, बिकॉज यहाँ पर देखो हम किसका एडिशन कर रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर है उसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो हम ऐड कर रहे हैं ये वैल्यू कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ना। एक्स और वाई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू। अभी हम उसका ही ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। क्लियर एवरीवन। सो आप वो रेट लो इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन का पावर देख के ही फाइंड आउट कर सकते हो, रिएक्शन देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। इट कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इंटीजर में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 4 के फॉर्म में हो सकती है, फ्रैक्शन मतलब 1/2 2/3 ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए देखो एक एग्जांपल दिया है, आपके पास है इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड कन्वर्टिंग इनटू CH4 + CO। इसका रिएक्शन रेट दिया है, रेट इक्वेशन इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड पावर में है 3/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर। सो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है NO2 + CO कन्वर्टिंग इनटू मीथेन + CO2। तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन देखो क्या है, रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो रेट लो एक्सप्रेशन में CO का कॉन्सेंट्रेशन हमने नहीं लिखा है। आपके पास रिएक्टेंट तो 2 थे बट CO का कॉन्सेंट्रेशन हमने नहीं लिखा है। इट मीन्स व्हाट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड है, CO के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। इट मीन्स आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO क्या है, देखो NO2 का पावर है 2, तो विथ रिस्पेक्ट टू NO2 2। अभी यहाँ पर CO तो है ही नहीं, इट मीन्स CO का पावर क्या रहेगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ CO इज 0। क्लियर। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन 2 है बट इन टर्म्स ऑफ CO 0। इट मीन्स CO के कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ भी डिपेंड नहीं रहेगा और इसीलिए उसका पावर है 0, इसीलिए तो वो रेट एक्सप्रेशन में नहीं है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच अकर्स इन अ सिंगल स्टेप कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है उसको हम आगे और रिएक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकते। सो सिंगल स्टेप रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है सबको। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स व्हाट, ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं उसको हम फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकते, वैसे रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल O3 कन्वर्टिंग इनटू O2 + O, ये रिएक्शन हम फर्दर नहीं कर सकते, इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। फिर आपका C2H5I कन्वर्टिंग इनटू इथीन + हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल है, जो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है अभी वो देखेंगे। सो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कितने हैं। अगर मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ उसमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का जो नंबर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बट वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मीनिंग अभी सबको मालूम है, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है। तो वो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन आपका रहेगा उसमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट के जो नंबर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन है, ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पर मुझे बताओ आपका रिएक्टेंट कितना है, O3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, रिएक्टेंट का नंबर कितना है 1, तो ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 1। क्लियर। तो बहुत ईजी है, क्या करोगे आप,
रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रहेगा वो रिएक्टेंट का जो नंबर्स रहेगा उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी है 1। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो ऐसे रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा? 1 रहेगा, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी यहाँ पर और एक एग्जांपल है। सो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। सो अभी यहाँ पर देखो आपके रिएक्टेंट कितने हैं। सो यहाँ पर हमने लिया है 2NO2, मतलब NO2 कितनी बार है? 2 बार। NO2 प्लस NO2, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का नंबर कितना है? 2। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलोगे? 2। सो हियर मॉलिक्यूलरिटी इज 2। क्लियर? सो ये रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो दिस इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 यूनिमॉलिक्यूलर, 2 बाइमॉलिक्यूलर। और बहुत ही इजी है, रिएक्शन देख के बताना है नंबर्स बस। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सो अभी हमने देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया, इंडिविजुअली क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी भी हम रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अभी हमने देख लिया। अब हम दोनों को साथ में फाइंड आउट करेंगे। एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसका रेट लो दिया रहेगा, ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है और मॉलिक्यूलरिटी भी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखो एक मेरे पास रिएक्शन है 2NO2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO प्लस O2। अब ये रिएक्शन का आपको रेट लो इक्वेशन भी दिया है। बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट लो होना ज़रूरी है, क्योंकि हम रेट लो के जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर रहेगा वही तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना। सो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ऑलवेज रेट लो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पर अभी देखो रेट इक्वेशन गिवन है, तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर रहेगा रेट लो इक्वेशन में, सो कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 2, तो ऑर्डर विल बी 2। ये इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? 2। अब फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा? देखो हमें क्या चेक करना रहेगा? नंबर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या रहेगा? 2। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 2, मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 2। और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, मुझे बताओ आपका ऑर्डर क्या होगा? सो रेट लो इक्वेशन में देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है? 1। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? 1। मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करेंगे। सो मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से फाइंड आउट करोगे? रिएक्शन देख के। सो रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट कितना है? 1। तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो गया? 1। क्लियर एवरीवन? मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख के फाइंड आउट करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप रेट लो इक्वेशन देख के फाइंड आउट करोगे। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू ऑलवेज सेम मिलेगा। बाय कोइंसिडेंस यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर एक रिएक्शन में आपको सेम मिलेगी, वो वैल्यू अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी पॉसिबल है। क्लियर एवरीवन? सो हम क्या बोलेंगे, आपका जो मॉलिक्यूलरिटी वो कैसी वैल्यू है? थियोरेटिकल वैल्यू है। क्यों थियोरेटिकल? बिकॉज वो आप रिएक्शन देख के फाइंड आउट कर रहे हो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, बिकॉज वो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकली डिटरमाइन वैल्यू। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी यहाँ पर जो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टडी करने वाले वो किसके लिए? ऐसे रिएक्शन के लिए जहाँ पर वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। अभी देखो एक स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। उसका रेट लो इक्वेशन भी हमें आता है लिखने, इजीली हम लिख सकते हैं। जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे और उसका ऊपर कुछ ना कुछ पावर रहेगा, तो हम उसको रेट लो लिख सकते हैं। बट जब मेरे पास ऐसे रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप में वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इन दैट केस हम रेट लो कैसे लिखेंगे? तो वो किस पे डिपेंड रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो आपके अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो 3 स्टेप में हो रहा है, तो वो 3 स्टेप में से मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें से 3 स्टेप में से कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और फिर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इक्वेशन यूज करके हम रेट लो फॉर्म करेंगे। अब कैसे, उसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, देखो। सो यहाँ पर है हम लोग का एग्जाम्पल
2NO2Cl कन्वर्टिंग इनटू NO2 प्लस Cl2। तो ये हमें फॉर्मेशन ऑफ NO2 करना है, बट ये एक्चुअली में 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। देखो, सो फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है और सेकेंड स्टेप प्रोसेस ये है। सो अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि ये दोनों स्टेप में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। सो आपको जब भी जो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मिल जाएगा ना, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का आप यूज करके रेट लो इक्वेशन लिखोगे। क्लियर? सो अभी हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो आपका जो भी स्टेप है उसमें जो स्लो स्टेप रहेगा, सो जो भी स्टेप आपका कैसा रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा रहेगा, जो आपका 2 से 3 स्टेप में प्रोसेस है उसमें से जो सबसे स्लो स्टेप प्रोसेस रहेगी उसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो ये दोनों में से ये वाला स्लो स्टेप में हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन क्या है आपका, ये वाला। सो अभी हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे रेट लिखने के लिए। तो देखो रेट इक्वल टू के, अभी यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है ये इक्वेशन में, NO2Cl, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। क्लियर एवरीवन? और यहाँ पर पावर है 1। कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, रेट लो इक्वेशन में कभी भी हम कोएफिशिएंट नहीं लिखते, रिमेंबर दैट, भूलना नहीं है। ये वैल्यू आपका जो 1 है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखेंगे, रिएक्टेंट का। कौन से रिएक्टेंट का, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट है वही, ओवरऑल रिएक्शन का नहीं लिखना है। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं और फिर रेट इक्वेशन लिखते हैं, वैसा नहीं करना है। जो स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है वही लिखना है। क्लियर एवरीवन? सो अभी ये हो गया स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लियर है। रेट कैसे लिखोगे वो भी क्लियर है। अब ये रिएक्शन का हम ओवरऑल फाइंड आउट करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। सो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये Cl है। तो आपका फर्स्ट स्टेप में Cl फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट की साइड में मिल रहा है, और सेकेंड स्टेप में देखो वो यूज हो रहा है, यस और नो। तो जो प्रोडक्ट के साइड में भी Cl है, क्लोरीन है, रिएक्टेंट के साइड में भी क्लोरीन है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम जो प्रोडक्ट में होता है और रिएक्टेंट में वो कैंसिल हो जाता है ना। तो आपका देखो ओवरऑल रिएक्शन में Cl आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट हम किसको बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज जो एक स्टेप में बन रही है, प्रीवियस स्टेप में यूज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन गैस यहाँ पर बन रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। रिएक्टेंट में जो होता है वो यूज होता है, प्रोडक्ट मतलब बनना, तो यहाँ पर पहले बना, यहाँ पर यूज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, Cl को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। क्लियर एवरीवन? सो इंटरमीडिएट यहाँ पर कौन रहेगा आपका, क्लोरीन, जो यूज हो रहा है और बन रहा है। ठीक है, तो वो कभी भी आपको ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखेगा। सो इंटरमीडिएट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आपने एवरेज रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो स्टडी किया, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन भी स्टडी किया। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो, मतलब क्या, रेट इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया है, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डिफरेंशियल रेट लो लिखेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लो। वो कैसे लिखते हैं वो सबको अभी मालूम है। सो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो माइनस dA/dt, यस और नो, माइनस बिकॉज हमको किसका लिख रहे, रिएक्टेंट का लिख रहे, इक्वल टू। अभी यहाँ पर मैं रेट लो लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ए, बराबर, रिएक्टेंट है ए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी। रेट लो हम ऐसे ही लिखते हैं ना। अब ए का पावर क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है, 1। तो यहाँ पर ए के ऊपर पावर क्या रहेगी, 1। ये सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अभी ये मेरा रेट लो इक्वेशन हो गया, ये मेरा डिफरेंशियल रेट लो हो गया। सो ये दोनों भी रेट इक्वेशन है, तो मैंने रेट लो इक्वेशन ये वाला के ए और मैंने डिफरेंशियल रेट लो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अपना फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, देखो। सो अपना फॉर्मूला बनेगा माइनस dA/dt इक्वल टू के ए। के ए क्या है आपका, रेट लो इक्वेशन, माइनस dA/dt क्या है, डिफरेंशियल रेट लो। क्लियर एवरीवन? सो अभी ए क्या था आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t।
सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे। क्लियर एवरीवन। अभी देखो इक्वेशन में क्या होगा, तो आपका यही इक्वेशन हमने यहाँ पर लिया है, बस ए को हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी टी यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वही शिफ्टिंग किया है, देखो माइनस डी ए अपॉन में आ गया इक्वल टू के इंटू डी टी। क्लियर एवरीवन। अब ये माइनस साइन को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के डी टी। यस और नो, यहाँ पर ये माइनस था, हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी। क्लियर एवरीवन। ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए का, ए नॉट। हमने क्या कंसीडर किया, आपका जो रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना लिया था हमने, ए नॉट, जब टाइम क्या था 0, मतलब स्टार्टिंग में। ए टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। सो आफ्टर सर्टेन टाइम हमने कंसीडर किया टी। सो टाइम टी पे आपका रिएक्टेंट कितना है, ए टी। स्टार्टिंग में था कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम था 0, आफ्टर सर्टेन टाइम फॉर एग्जांपल टाइम टी पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए टी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए टी। क्लियर एवरीवन। सो ए इक्वल टू ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आपका टाइम है 0, ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए टी जब आपका टाइम है टी। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट्स, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स पुटअप करते हैं ना कि मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पर लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट, कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी है, टाइम 0 से लेके टी। क्लियर एवरीवन। सो अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे यही डेरिवेशन को। सो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, तो आपका जो ये इक्वेशन है इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस डी अपॉन डी इक्वल टू माइनस के डी टी। तो ये इक्वेशन का हम क्या करने वाले, इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो ए माइन डी ए अपॉन ए, कहाँ से इंटीग्रेशन किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब के क्या है, आपका कांस्टेंट है, माइनस के कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। इक्वेशन में कौन बच गया, डी टी। अब डी टी का मतलब टाइम, टाइम को हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 0 से लेके टी। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन जब मैं करती हूँ डी एक्स अपॉन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये तो सबको मालूम रहेगा, मैथ्स में भी पढ़े रहेंगे, ln x। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, log x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ln a। और आपका जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख दोगे, a 0 से लेके a t माइनस के एज इट इज। अभी हम किसका करेंगे इंटीग्रेशन, dt का। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। यस और नो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t। लिमिट यहाँ पर लिख देंगे 0 से लेके t। क्लियर एवरीवन। सो अभी हम ये लिमिट्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। अभी सबको मालूम है फाइनाइट इंटीग्रेशन जब करते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू हमें पुटअप करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं, सबका ध्यान इधर, जिसको नहीं आता है। सो एक ही जगह पर पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट क्या है, ए टी, तो ln ए टी। फिर हम क्या करेंगे, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। एक ही जगह पर क्या लिखूंगी मैं, लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट है ln ए 0। क्लियर एवरीवन। तो एक ही जगह पर पहले मैंने अपर लिमिट लिख दिया, माइनस करके एक ही जगह पर लोअर लिमिट लिख दिया। क्लियर। इक्वल टू माइनस के एज इट इज। अभी हम ये t की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे t, तो t ही हो जाएगा, और t की जगह पर लोअर लिमिट है 0, तो आपका क्या हो जाएगा, t माइनस 0। मतलब डायरेक्ट मैं t लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट t लिख दिया। क्लियर है एवरीवन। सो यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी देखो लॉग है, बीच में माइनस साइन है, तो उसको मैं डिवाइड में लिख सकती हूँ, यस और नो, लॉग का प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए नोट को अपॉन में लिख दिया इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर एवरीवन। अब ये फॉर्मूला को हम अरेंज करेंगे। सो के इक्वल टू टी यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन टी हो गया। अब माइनस साइन में यहाँ पर लेके आऊंगी तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो जब ये वैल्यू माइनस होगी तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर मुझे माइनस साइन हटाना है तो देखो ए नोट ऊपर चला गया, ए टी अपॉन में आ गया, क्योंकि ये माइनस साइन में यहाँ लेके गई हूँ
तो क्या होगा देखो, KT इक्वल टू माइनस ln AT अपॉन A0 हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये माइनस है ना, अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा ना। तो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। अब ये ln को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। सो जब ln को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इक्वेशन से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। तो ये इक्वेशन को हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, log टू द बेस 10। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट K का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है आपका रेट इक्वेशन, सॉरी रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अभी यही इक्वेशन को हम और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, इसको मैंने क्या किया, बोथ द साइड एंटी लॉग लगा दिया। एंटी लॉग लगा दूंगी तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ AT अपॉन A0। यहाँ पर एंटी लॉग लगाऊंगी तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, E के पावर में। आपका ये वाला भी एक इक्वेशन पॉसिबल है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट। आपका यही इक्वेशन था K का, यस और नो। अभी K का यूनिट क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन दोनों का यूनिट सेम ही रहेगा। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, इसका तो यूनिट 0 होगा ना, क्योंकि अगर इसका यूनिट है मोल पर DM क्यूब तो ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी यूनिट मोल पर DM क्यूब ही रहेगा। मोल पर DM क्यूब कैंसल, तो हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू आपकी यूनिट लेस है। तो बचा कौन इक्वेशन में, 1 अपॉन T। T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड, मतलब इसको मैं सेकेंड इनवर्स लिख सकती हूँ। तो आपका K का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और R इनवर्स। क्लियर एवरीवन? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K का यूनिट ये रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। एज वेल एज ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है यूनिट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है वो देखते हैं। सो हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम रिक्वायर फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कोई भी मेरा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में था उसका हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगी, हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ले लिया 100 मोल्स, रिएक्टेंट कितना ले लिया, 100 मोल्स। तो वो 100 मोल्स को मुझे कन्वर्ट करना रहेगा 50 मोल्स में, मतलब हाफ। 100 मोल्स को 50 मोल्स में होने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम को मैं क्या बोलूँगी, हाफ लाइफ। बहुत ही ईजी है, जो भी मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा, हाफ लाइफ। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हम यहाँ पर हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो ये है आपका K का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो अभी हम लोग ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से डिराइव किया K का। यस और नो? अभी यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, A0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम है 0, AT आपका कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम था T। यस और नो? अभी हमें क्या करना है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, ऐसा टाइम जब मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है। तो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, A0। अब मुझे टाइम, हमें किसके लिए बात करनी है, हाफ लाइफ की बात करूँ। हाफ लाइफ मतलब क्या, जो भी मेरा कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं हाफ कर दूंगी, मतलब A0 अपॉन 2 कर दूंगी। तो मेरा इनिशियल था A0, अब मेरा फाइनल क्या होगा, जो भी इनिशियल है उसका हाफ, मतलब A0 अपॉन T। तो हम AT की जगह पर क्या लिखेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, AT मतलब क्या, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरा फाइनल क्या है, जो भी इनिशियल है उसका हाफ। तो AT की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, A0 अपॉन 2। अब जब मेरा AT था तो टाइम था T, अब उसका आधा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम टाइम क्या ले लेंगे, T हाफ। तो यहाँ पर देखो AT की जगह पर हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, A0 अपॉन 2,
और टी की जगह पर हम क्या ले लेंगे, टी हाफ। तो आपका यही इक्वेशन में हम a0 एज इट इज रखेंगे। ए टी की जगह पर देखो मैंने क्या ले लिया, a0/2, टी की जगह पर टी हाफ। तो अभी a0 कैंसल, टी अपॉन में है ऊपर चला जाएगा तो 2 log टू द बेस 10 2, उसका वैल्यू होता है 0.3010। टी हाफ इधर चला जाएगा, अभी नहीं लगेगा, यहाँ पर ये के है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 0.693। टी हाफ का वैल्यू चाहिए, इधर लेके जाएंगे, के को इधर लेके आएगा, तो आपको ये मिल गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फॉर्मूला क्या है देखो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो आपका हाफ लाइफ जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपके ये इक्वेशन में देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, बिकॉज आपका देखो हाफ लाइफ इक्वेशन में आपको कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ रेट कांस्टेंट दिख रहा है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके। सो नेक्स्ट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने इक्वेशंस डिराइव किए वही इक्वेशन यूज करके ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे वो देखेंगे। सो आपका यही इक्वेशन था, देखो रेट इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए, ये वाला इक्वेशन देखो हमने यहाँ यूज किया है, ये वाला रेट क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन के टाइम पे ये वाला इक्वेशन लिया है, तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो वही इक्वेशन लिया है देखो। तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, या लाइन का जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो ये y, ये आपका m x और ये प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने 0 ले लिया। तो आपका ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपका जो y एक्सिस पे वैल्यू मिल रहेगा वो किसका रहेगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। मतलब क्या होता है, ये रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट। तो यहाँ पर देखो y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, रेट। x एक्सिस पे क्या रहेगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन। x एक्सिस पे देखो मैंने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन। m क्या होता है, स्लोप। m से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, स्लोप की वैल्यू। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कैसी है, 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का आपका ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो इसीलिए आपको देखो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और k कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0, इसलिए ओरिजिन से आपकी लाइन पास होगी। क्लियर एवरीवन, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपका इक्वेशन को कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y का जो भी वैल्यू मिलेगा वो y एक्सिस पे, s के ऊपर x एक्सिस पे, m आपको क्या मिलेगा, स्लोप। तो जब आप यहाँ से स्लोप निकालोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू। m मतलब क्या होता है, स्लोप। क्लियर, और 0 यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, 0, इसलिए वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर एवरीवन, नेक्स्ट और एक ग्राफ देखेंगे। ये आपका रेट लो आपका ये रेट कांस्टेंट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हमने ये इक्वेशन को कन्वर्ट किया है। सो कैसे कन्वर्ट किया है, देखो टी को हम यहाँ लेके गए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये ऊपर है यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। log टू द बेस 10 ए नोट माइनस log टू द बेस 10 80, क्योंकि ए नोट अपॉन 80 डिवाइड में है, तो जब log की प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड मतलब क्या, मैं माइनस लिख सकती हूँ। तो आपका ये इक्वेशन ऐसे हो गया। अब ये माइनस है, इसको मैं यहाँ लेके गई तो प्लस हो गया, तो ये वैल्यू देखो यहाँ लेके गई तो प्लस हो गया, ये प्लस है यहाँ लेके गई तो देखो माइनस हो गया। यस और नो, तो अभी ये इक्वेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी आपका इक्वेशन कैसे बनेगा। सो यही मेरा इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या रहेगा, log टू द बेस 10 80। देखो x एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम, तो वही है। अभी देखो आपका स्लोप जो है वो माइनस में है,
इट मीन्स आपका स्लोप देखो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अभी इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए देखो ओरिजिन से पास नहीं होगा। जब इंटरसेप्ट 0 रहेगा तो ही आपका ओरिजिन से ग्राफ पास होगा। और माइनस है इसलिए देखो कर्व ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ से हमें जो स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप की वैल्यू हमें किसकी मिलेगी, -k/2.303। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेस रिएक्शन। इट मीन्स व्हाट, अभी जो हमने डिस्कस किया वो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस के लिए लिख लिया, बट अगर आपके रिएक्शन में कोई गैसियस सब्सटेंस है तो हम रेट लॉ इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो देखेंगे। तो अभी तक देखो हम क्या करते थे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, बट जब आपके पास कोई भी गैसियस सब्सटेंस रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, उसका पार्शियल प्रेशर लेना रहेगा। सो जब भी गैसियस सब्सटेंस है तो हम उसका प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या लेंगे, प्रेशर। सो जितने भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते थे अभी उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, वैसे हम बात करेंगे। बाकी सब आपका इक्वेशन एज इट इज रहेगा। सो यहाँ देखो हमारे पास है रिएक्शन ए प्लस कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। देखो ऑल आर इन गैसियस फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपका इनिशियल प्रेशर है पी.आई, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है, ए.आई। वो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम टी पे कम हो रहा है। कितना कम हुआ, एक्स। सो जितना आपका ए का प्रेशर कम होगा उतना ही बी का और सी का बनेगा। जैसे हम देखो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते थे, जितना रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उतना ही प्रोडक्ट का बढ़ता है ना। तो सेम वे जितना आपका ए का प्रेशर कम होगा उतना बी और सी का बनेगा। ए का कितना कम हुआ, एक्स, तो बी और सी का प्रेशर कितना रहेगा, एक्स। क्लियर एवरीवन? तो आपका टाइम टी पे ए का प्रेशर कितना रहेगा, स्टार्टिंग में थे पी आई, टी पे क्या हो गया, एक्स कम हो गया तो पी आई माइनस एक्स। सो आपका टाइम टी पे पी ए मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, पी आई माइनस एक्स। तो टाइम टी पे बी और सी का कितना रहेगा, तो यहाँ पर जितना कम हुआ कितना कम हुआ, एक्स। तो आपका प्रेशर ऑफ, यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बी पी सी, मतलब बी का प्रेशर सी का प्रेशर कितना रहेगा, एक्स। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए का वैल्यू पी आई माइनस एक्स प्लस पी बी का वैल्यू एक्स, पी सी का वैल्यू एक्स। तो हमने ऐड कर दिया टोटल प्रेशर, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, बचेगा क्या, पी आई प्लस एक्स। तो आपको टोटल प्रेशर वैल्यू क्या मिला, पी आई प्लस एक्स। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो पी आई को इधर लेके जाऊँगी तो p माइनस पी आई, तो ये मुझे x का वैल्यू मिल गया, यस और नो। वही x का वैल्यू मैंने ये वाली इक्वेशन में पुटअप कर दिया। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 में देखो पी आई माइनस एक्स की जगह पर p माइनस पी आई लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में माइनस पुटअप करेंगे तो पी आई माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो पी आई 2 पी आई माइनस पी। तो आपको पी ए का वैल्यू क्या मिल गया, 2 पी आई माइनस पी, यस और नो। ये आपको पी ए का वैल्यू मिल गया और आगे अभी कंटिन्यू है। तो अभी आपका ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। अब यही कॉन्सेंट्रेशन को हम प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे। तो ए नोट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर कितना था, पी आई, यस और नो। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रेशर एट टाइम टी। तो आपका ए का प्रेशर एट टाइम टी क्या था, पी ए, यस और नो। तो देखो ए टी की जगह पर मैं पी ए लिख दूँ कि इनिशियल प्रेशर था पी आई, तो पी आई अपॉन पी ए, और पी ए का वैल्यू हमें क्या मिला था, 2 पी आई माइनस पी। तो यहाँ पर मैंने पी ए का वैल्यू लिख दिया। तो ये आपका हो गया रेट की कांस्टेंट फॉर गैस फेस सब्सटेंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, रेट कांस्टेंट जब फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। क्लियर एवरीवन? सो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी यहाँ से लेना। फिर इसका भी ले लो। सो नेक्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो रहेगा। मतलब क्या, जो भी हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं
वो रेट लॉ इक्वेशन में हम K लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट का पावर है वो क्या है, 0। तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी कॉन्सेंट्रेशन पावर है 0, इट मीन्स व्हाट, आपका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है। आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उससे रेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है बिकॉज रिएक्टेंट का पावर है 0। तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले लिया, A कन्वर्टिंग इनटू P। अब यहाँ पर भी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, माइनस dA/dt। रिएक्टेंट के लिए लिख रहे तो माइनस वर्ड यूज करेंगे। रेट लॉ इक्वेशन में क्या लिखूंगी, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर में क्या लिखूंगी, 0। क्यों 0 लिखूंगी, बिकॉज यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने यहाँ पर क्या लिया था, पावर 1, बट यहाँ पर मैं जीरो ऑर्डर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर पावर रहेगा 0। एनीथिंग रेस टू 0 क्या हो जाता है, 1। तो K इंटू A01 क्या बचेगा, ओनली K। यस और नो, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 1, आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, माइनस dA/dt इक्वल टू K। यस और नो। अब dt डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेके गई तो देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया A0 जब टाइम था 0, टाइम t पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया AT। तो वही लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाला इक्वेशन में। सो माइनस डी A0 AT, माइनस की कांस्टेंट बाहर लिख देंगे। dt कहाँ से है, 0 से लेके t, लिमिट पुटअप कर दिया, माइनस dA। अभी फर्स्ट जब हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर देख रहे थे तब भी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पर a और यहाँ पर आपका लिमिट रहेगा A0 अपॉन ऊपर रहेगा AT माइनस के एज इट इज। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t। यहाँ पर लिमिट है t 0। अब यहाँ पर a की जगह पर लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की जगह पर AT माइनस a की जगह पर लोअर लिमिट A0। जैसे हमने सेम प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर में किया था सेम प्रोसेस कर रहे, माइनस के एज इट इज, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे मिल जाएगा t। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या मिल गया, अभी ये माइनस है, इधर लेके जाओगी तो ये वाला इक्वेशन माइनस हो जाएगा। तो माइनस AT माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू को मैंने आगे लिख दिया क्योंकि वो प्लस हो रहा है, ये माइनस है इसको पीछे लिख दिया। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, KT इक्वल टू A0 माइनस AT। यस और नो। तो अगर मैं K लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू T, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सो K इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K का रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम इसका यूनिट डिस्कस करेंगे। तो हमें यही इक्वेशन मिला था K का, अब भी देखा हमने, माइनस K A0 माइनस AT अपॉन T। A0 और AT ये क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम अपॉन में रहेगा T। तो अभी मोल पर लीटर जो है उसको dm क्यूब में भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 लीटर का मतलब ही क्या होता है, 1 dm क्यूब। तो लीटर की जगह पर हम dm क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो गया, देखो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यस और नो। तो लीटर की जगह पर मैंने dm क्यूब लिख दिया। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर में आपको देखो टाइम इनवर्स ही मिला था, यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म माइनस नहीं हो रहा है। एज वेल एज आपका रेट लॉ इक्वेशन में देखो कॉन्सेंट्रेशन है, इट मीन्स व्हाट, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंडीशंस देखी थी, हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 लेते हैं,
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दिया था, तो जो भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका हाफ, मतलब क्या, A0/2, यस और नो, यही हम लिखते थे। तो यहाँ पर भी अभी हम सेम कंडीशन लिखेंगे। तो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो जाएगा, तो जो भी मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ। तो अभी देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। सो यहाँ पर हमने लिख दिया आपका रेट कांस्टेंट फॉर्मूला K = A0 - AT/T। अभी ये जो आपका फाइनल टाइम होता है, अब हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है। इट मीन्स व्हाट, T हाफ। तो T की जगह पर आप क्या लिखोगे, T हाफ। AT क्या होता है, तो टाइम T पे आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन था वो। अभी आपका टाइम है हाफ, इट मीन्स आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन था उसको आप क्या कर रहे हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। इट मीन्स AT की जगह पर आप क्या लिखोगे, A0/2, यस और नो, बिकॉज आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, तो जो भी मेरा इनिशियल है उसको हाफ, A0/2। तो अभी आपका AT की जगह पर आपने A0/2 लिख दिया, T की जगह पर T हाफ लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपका सिर्फ हमने वैल्यूज पुटअप किया है, बाकी सब एज इट इज। A0 - A0/2 क्या होगा, A0/2, हाँ या ना। A0 - A0/2 क्या होता है, यहाँ पर ये 1 है, ये 1 - 2 है, A0 कॉमन, 1 - हाफ क्या होता है, हाफ। तो 1/2 A0 हो जाएगा, मतलब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, A0/2, क्लियर। और T हाफ एज इट इज। अब ये 2 है उसको मैंने अपॉन में लिख दिया, क्लियर। सो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T हाफ इधर चला गया, K इधर चला गया, तो T हाफ = A0/2 K। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आपको यहाँ पर देखो क्या मिला फॉर्मूला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आपका जो हाफ लाइफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन is depends on initial concentration, clear everyone। तो आपका जो भी हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा। और हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा था, आपका फॉर्मूला क्या था, T हाफ = 0.693/K। तो वहां पर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं रहेगा। कब, जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, और जब हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो आपका फॉर्मूला में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर एवरीवन। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ्स डिस्कस किए थे, सेम अभी हम इक्वेशंस यूज करेंगे, फिर वो इक्वेशन को y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो AT = -KT + A0, ये इक्वेशन हमने कहाँ देखा था, तो जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये वाला इक्वेशन। -d/dt = क्या होता है, KA0, ठीक है। सो -AT = -KT + A0। अभी वहां पर क्या था, AT/A0 था, तो इसको मैंने यहाँ पर A0 को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सॉरी, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, ये आपका ये वाला इक्वेशन है, K = A0 - AT/T, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन में हम y = mx + c से कंपेयर करेंगे। तो आपका y एक्सिस पे क्या आ रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका देखो AT रहेगा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर ले लिया। अब यहाँ पर आपका c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, सो जब भी 0 रहेगा तो आपका ग्राफ स्लो कहाँ से पास होगा, जो ओरिजिन से, बट यहाँ पर 0 नहीं है, इट मीन्स ओरिजिन से पास नहीं होगा। और m की वैल्यू मतलब क्या रहेगी, स्लोप। स्लोप की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, = -K। अब माइनस है तो आपका स्लोप कैसा रहेगा, कम रहेगा। इट मीन्स व्हाट, आपका लाइन ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। अगर ये प्लस रहता आपका ग्राफ ऐसे जाता, क्लियर, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलता हमें, बट यहाँ पर माइनस है तो आपका देखो वैल्यू कम हो रही है। और आपको यहाँ से जो भी स्लोप वैल्यू निकालोगे,
ऐसे करके आप स्लोप निकालते हो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको जो भी स्लोप की वैल्यू मिलेगी उसको किससे कंपेयर करोगे, माइनस k से। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सो सर्टेन रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अ हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसका मतलब क्या है देखो, सो मेरा एक्सपेक्टेड था कि मेरा जो रिएक्शन है वो हायर ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या ऐसा कुछ रिएक्शन है, बट वो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्सपेक्टेड था हमें हायर ऑर्डर रहेगा, बट वो एक्चुअली में क्या फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो वैसे टाइप के रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? सो सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स। हमें एक्सपेक्ट था वो हायर ऑर्डर रहेगा, बट एक्चुअली में है वो फर्स्ट ऑर्डर। तो वैसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कंसीडर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, मिथाइल एसीटेट, जिसको हम वाटर के प्रेजेंस में लेंगे बिकॉज हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। सो आपका क्या होगा, सो वाटर में होता है HOH, यस और नो। यहाँ पर आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H जाएगा एसीटेट आयन के पास, OH जाएगा CH3 के पास। आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 COOH एंड CH3OH। अभी हम बात करेंगे रेट लो की। सो रेट लो हम कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर मैंने रेट इक्वल टू K डैश मेरा क्या है, रेट कांस्टेंट, मैं K भी लिख सकती हूँ, K डैश भी लिख सकती हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर रेट कांस्टेंट ले सकते हो। अभी आपके पास रिएक्टेंट कौन से हैं, एक है मिथाइल एसीटेट, एक है वाटर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, यस और नो। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो इसका पावर है 1, इसका भी पावर है 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या करेंगे, तो जो भी पावर है उसको ऐड कर देंगे। सो ऑर्डर विल बी 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमें क्या मिलना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यस और नो। बट हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखो, बिकॉज सॉल्वेंट वाटर इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस। इट मीन्स आपका जो वाटर आपने लिया है मिथाइल एसीटेट के कंपैरिजन में, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपने बहुत ज्यादा लिया है, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा लिया है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी नेग्लिजिबल। तो आपका जो वाटर यूज होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज होगा, जितना आपके पास मिथाइल एसीटेट है उतना ही यूज होगा। अभी आपने वाटर तो ज्यादा लिया है, तो आपका जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वो उतना चेंज नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट में चेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो जो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो आफ्टर द रिएक्शन वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बिकॉज वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में उतना चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज वो उतना चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो मैंने ले लिया K डबल डैश। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, K डबल डैश विच इज योर कांस्टेंट वैल्यू। तो आपका जो रेट इक्वेशन था, रेट इक्वल टू K डैश एज इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट एज इट इज, वाटर की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, K डबल डैश। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सो जब हम दो कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, जब ये दो वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कांस्टेंट क्या मिल रहा है, K। तो यहाँ पर ये दोनों की जगह पर मैंने लिख दिया K। तो आपका रेट इक्वेशन क्या बन गया, देखो, रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है विच इज मिथाइल एसीटेट और उसका पावर है 1। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिला, 1, क्योंकि पावर है 1। तो एक्सपेक्टेड हम 2 कर रहे थे, बट आपका वाटर एक्सिस में प्रेजेंट था तो उसका चेंज नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
सो जो भी आपका कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं रिएक्शन में, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या अफेक्ट होगा वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आपका कैटलिस्ट क्या होता है। सो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which added to the reactant that increase the rate of reaction without itself being consumed in the reaction। ये तो सबको मालूम होगा कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट क्यों ऐड करते हैं रिएक्शन में, ताकि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, आपका रिएक्शन फास्ट रेट से हो जाए और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। तो आपने जैसे लिया था वैसे ही आपको कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज इट इज मिलेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, आपका रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ये तो हो गया आपका कैटलिस्ट का डेफिनेशन। अब ये कैटलिस्ट ऐड करने से ऐसा क्या होता है कि आपका रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर देखो मैंने दो ग्राफ लिए हैं, पहले हम ये वाला ग्राफ देखेंगे। सो यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऑफ सॉल्यूशन एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो मेरे को दो पिक दिख रहे, ये जो पिक दिख रहा है ये है जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया है, और ये जो पिक है जब मैंने रिएक्शन इन विदाउट कैटलिस्ट लिया है, मतलब अनकैटलाइज्ड कंडीशन में जब मैंने रिएक्शन किया है। तो अभी यह ग्राफ हमने किसके वर्सेस किसके ड्रॉ किया पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर है मेरा रिएक्टेंट, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर ये है मेरा प्रोडक्ट। तो अगर आपको दिखेगा तो आपका रिएक्टेंट का एनर्जी देखो प्रोडक्ट से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, ताकि उसका एनर्जी कम हो। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट में जाने के बाद उसका एनर्जी कम हो रहा है, इसीलिए वो रिएक्शन हो रहा है। कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, ताकि उसका एनर्जी मिनिमम हो पाए। सो रिएक्टेंट में उसका एनर्जी ज्यादा था तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ताकि उसका एनर्जी कम हो जाए। तो रिएक्टेंट का एनर्जी देखो ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। उसके बीच में जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये पिक दिख रहे हैं, ये पिक को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो जब मैं विदाउट कैटलिस्ट देखूंगी तो मुझे वो इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा मिल रही है, हाँ या ना। बट जब मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो क्या हो गया, तो ये जो बैरियर था, ये जो इंटरमीडिएट का पिक है वो कम हो गया। तो उससे क्या होगा देखो, जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था तो मेरा बैरियर बहुत ज्यादा था, तो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले थे, उसको ये एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर हर एक रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी नहीं रहेगी कि वो बैरियर को कम क्रॉस कर सके इतना इजीली। बट अब मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, कैटलिस्ट ने क्या काम किया, तो ये बैरियर को ही कम कर दिया। अब बैरियर को कम कर दिया तो क्या होगा, तो आपके रिएक्टेंट जो है वो ये एनर्जी को इजीली ओवरकम कर पाएंगे, तो आपका रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसी की वजह से कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, जो इंटरमीडिएट का एनर्जी बैरियर है उसका पिक कम हो जाता है, मतलब एनर्जी कम हो जाती है, और इसी की वजह से आपके रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका रिएक्शन का रेट स्पीड में हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ताकि आपका रिएक्शन इजीली हो जाएगा। बिकॉज अभी स्मॉल एनर्जी बैरियर ही क्रॉस करना है, पहले ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना था, क्लियर। तो ये होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट। अब यहाँ पर एक मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए। सो यहाँ पर हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी। सो यहाँ पर आपको दिखेगा बिफोर कैटलिस्ट। सो जब मैंने कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तो आपके नंबर ऑफ फ्रैक्शन देखो बहुत कम है। नंबर ऑफ फ्रैक्शन के मतलब क्या, बहुत ही कम ऐसे रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कन्वर्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज वेरी लेस विदाउट कैटलिस्ट। बट जब मैं कैटलिस्ट ऐड करूंगी तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पहले बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता था, तो हर एक रिएक्टेंट की इतना कैपेसिटी नहीं थी कि वो बैरियर को ओवरकम कर सके। बट जैसे ही आपका कैटलिस्ट ऐड करने से ये पिक कम हो गया तो आपके बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेंगे जो इजीली ये बैरियर को ओवरकम कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट ये बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर देखो
जब आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखोगे तो आपका फ्रैक्शंस बढ़ जाएगा, बट विदाउट कैटलिस्ट देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कन्वर्ट हुए रहेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में। क्लियर? तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल एज। यहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट के रिलेटेड वन शॉट वीडियोस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाले। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।